my dear children and welcome to this session of my English class. बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर पिछले 2 सेशन से पढ़ रहे हैं, द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है अच्छी तरह से। क्वेश्चन आंसर्स और डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी हमने की है पिछले कुछ सेशंस में, और आज हम इसके और आगे की कुछ एक्सरसाइजेस जो कि जरूरी हैं चैप्टर से रिलेटेड प्लस ग्रामर पोर्शन, ये सब भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए विदाउट डिलेइंग लेट्स रीड द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड। सो वी विल स्टार्ट विद द थिंक एंड राइट एक्सरसाइज। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। चैप्टर आपने पूरा अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो आपको बहुत ही इजीली ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। देखिए, जो सेंटेंस सही होंगे, ट्रू होंगे तो हम T लिखेंगे इस तरह से, और जो गलत होंगे वहां पे F लिखेंगे फॉल्स का। बहुत जरूरी है कि आप इन सेंटेंसेस को पढ़ें और समझें, बिकॉज अगर आपने बिन समझे उनको रटने की कोशिश की तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, बट अगर आपने समझ के चीज की तो आपसे मिस्टेक होने का कोई जो है सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है अ पीकॉक हैज मल्टी कलर्ड फेदर्स, यानी कि पीकॉक मोर के जो है कई रंगीन, मल्टी कलर्ड यानी बहुत सारे कलर के फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, ट्रू। तो यहाँ पे T लिखा है। फिर है सेकंड, इट हैज अ थिक नेक। नाउ थिक का मतलब क्या होता है? मोटा, जिससे थिन नेक होती है। एक्चुअली पीकॉक की थिन नेक होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे आप F लिखेंगे इस तरह से। इट इज अ प्लांट ईटिंग बर्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोर जो होता है, पीकॉक जो होता है, वो एक प्लांट ईटिंग बर्ड है, यानी कि सिर्फ पेड़ पौधे खाता है। तो ये पूरी तरह गलत स्टेटमेंट है। प्लांट तो खाता है लेकिन इसके साथ ही इंसेक्ट्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, यानी कितने सारे जीव जंतु को भी खाता है। तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देन यू विल राइट F हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पीहन इज मोर ब्यूटीफुल देन द पीकॉक। अगेन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज पीकॉक इज मोर ब्यूटीफुल देन द पीहन। पीकॉक जो होता है, मोर जो होता है, वो मोरनी से ज्यादा सुंदर होता है। तो अगेन यहाँ पे आप इस तरह से F लिखेंगे फॉल्स का। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, द पीकॉक डांसेस व्हेन इट रेन्स, यानी कि पीकॉक नाचता है जब बारिश होती है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे, T लिखेंगे आप। तो इस तरह से हमने ट्रू और फॉल्स की एक्सरसाइज देखी। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक करेक्ट है और 2 गलत है। अगेन यहाँ पे भी वही बात लागू होती है कि अगर आप स्टेटमेंट को समझ के और उसके जो ऑप्शंस है उनको भी समझ के करेंगे तो आप जो है इसमें आपकी गड़बड़ी कभी नहीं होगी। तो देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है, द बॉडी ऑफ अ पीकॉक इज, यानी कि पीकॉक की बॉडी कैसी होती है? राउंड यानी गोल, ओवल यानी अंडाकार, या फिर सिलेंड्रिकल, जैसे सिलेंडर का शेप होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओवल। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड है इसमें, द पीकॉक हैज अ डैश नेक। पीकॉक की नेक कैसी होती है? थिक, थिन, स्लेंडर। अब यहाँ पे आप थिन सोचेंगे कि थिन भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो कि चैप्टर में आया है वर्ड, वो है स्लेंडर। तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्लेंडर में। इट्स प्लूम्स आर मैचलेस इन। नाउ व्हाट आर प्लूम्स? प्लूम्स आर फेदर्स। जो पंख होते हैं मोर के, उसको प्लूम्स बोलते हैं। तो प्लूम्स आर मैचलेस। मैचलेस है किस चीज में? ब्यूटी में, साइज में, या शेप में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्यूटी, सुंदरता में इसके पंख जो है मैचलेस है, किसी भी चीज के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तो ये हमने देखिए कुछ करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, जो ये फिलिप्स है वो हम कर चुके हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स आल्सो वी हैव डन, और वर्ड स्टडी की भी एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं अपने जो है पिछले सेशंस में। इसी तरह से सफिक्स का जो एक एक्सरसाइज हमने की थी, आपको याद होगा, सफिक्स लेस का यूज करके, जैसे कि मैच प्लस लेस मैचलेस, यूज प्लस लेस यूजलेस। इसी तरह से हमने और भी कई सारे वर्ड्स बनाए हैं। अब हम आते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर में देखिए क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस लिखे, आइए इसको पढ़ते हैं। When the sky is overcast with clouds, the peacock dances with delight. क्या मतलब है इसका? कि जब आसमान, स्काई यानी कि आसमान जो होता है, ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, आसमान में जब बादल छा जाते हैं पूरी तरह, बादल के साथ छा जाता है पूरी तरह,
उस समय पीकॉक जो है खुशी से नाचता है। Has anyone seen a peacock without feathers? क्या कभी किसी ने एक पीकॉक देखा है बिना पंखों वाला? तो आपको इन दो सेंटेंस पे विद और विदाउट दिख रहा है कि इसको अंडरलाइन किया गया है। विद का मतलब क्या है? आसमान बादलों के साथ, और पीकॉक बिना पंख के, यानी कि दो कॉन्ट्रास्ट चीजें हैं, ठीक है ना, एक में एक चीज साथ में है, एक में एक चीज नहीं है। इन द सेंटेंसेस गिवन अबव, विद रिलेट्स स्काई एंड क्लाउड्स, यानी कि जो ऊपर हमने अभी जो दो सेंटेंस पढ़े हैं, इसमें जो है विद जो है वो रिलेट करता है स्काई और क्लाउड्स के साथ, यानी कि स्काई में क्लाउड्स, आसमान में बादल, ठीक है ना, आसमान के साथ बादल। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस, विदाउट रिलेट्स अ पीकॉक एंड फेदर्स, और इसी तरह से दूसरे सेंटेंस पे अगर हम देखें तो विदाउट जो है पीकॉक और फेदर्स को रिलेट कर रहा है, मतलब कि उसके बिना हो रहा है। बोथ विद एंड विदाउट इन दीज सेंटेंसेस आर प्रेपोजिशंस, तो ये दोनों ही विद और विदाउट इन सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस का काम कर रहे हैं, प्रेपोजिशंस हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन एक शब्द होता है जो कि एक नाउन यानी कि संज्ञा या फिर प्रोनाउन के पहले यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लाउड्स और फेदर्स, इसके पहले यूज हुआ है, ठीक है ना, तो इसके पहले यूज होता है टू एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, उसका एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए जो और शब्द हैं सेंटेंस में उनके साथ। विथ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हैविंग, विथ का यूज किया जाता है कोई चीज होना, ठीक है ना, हैविंग यानी होना, साथ में होना, जैसे हमने कहा अभी। और वेयर एज विदाउट गिव्स द सेंस ऑफ नॉट हैविंग, और जबकि विदाउट का यूज कब होता है? विदाउट का यूज हमें बताता है कि कोई चीज नहीं है। विच इज यूज्ड also in the sense of company or togetherness to show an association with an instrument etc. और इसी तरह से with का यूज जो है, with का उपयोग किया जाता है in sense of company, जैसे मैंने आपको बोला था किसी चीज के साथ, या फिर togetherness। what is togetherness? टुगेदरनेस भी साथ होता है, कोई चीज जब साथ साथ होते हैं, कोई दो लोग साथ होते हैं। टू शो एन एसोसिएशन विद एन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, तो किसी चीज के साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएशन, उसका संगठन दिखाने के लिए। तो देखिए जो एक्सरसाइज थी हमने पिछले सेशन में की थी, इसमें आपको याद होगा कि शॉट द बर्ड विद अ गन, ठीक है ना, तो गन से उसने शॉट किया बर्ड को, यानी कि यहाँ पे गन जो है एक नाउन है। फिर है अ डायबिटिक यूजुअली टेक्स टी विदाउट शुगर, शुगर के बिना, है ना, यानी कि एक डायबिटिक जो है अक्सर चाय जो है शुगर के बिना लेता है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं। अब आइए हम आगे जो एक एक्सरसाइज है, दो तीन बाकी है, उनको भी देखते हैं और उन पे भी ध्यान देते हैं। सो देयर इज अ कंपोजिशन पार्ट इन योर बुक in which you have to write a paragraph of about 100 words on the topic excessive use of chemical affects human beings as well as birds and animals, यानी कि केमिकल्स का, रसायनों का बहुत ही ज्यादा उपयोग अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है ह्यूमन बींग्स को, यानी कि मनुष्यों को, और साथ ही साथ बर्ड्स को और एनिमल्स को भी। तो इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड्स। देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति जो है वो बुरी होती है। We see that excessive use of chemical has affected human beings as well as birds and animals. हम देखते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, इन्होंने ह्यूमन बींग्स को, मनुष्यों को और बर्ड्स को और एनिमल्स को भी इफेक्ट किया है, उनके ऊपर प्रभाव डाला है, जो कि दुष्प्रभाव डाला है। Their health has suffered a lot. उनकी सेहत, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, उनकी सेहत पे असर हुआ है इस चीज का। The Yamuna River has become poisonous due to fall of dangerous chemical coming as outlet from the factories. यानी कि जो यमुना नदी है ये पॉइजनस हो गई है, यानी कि विषाक्त हो गई, विषैली हो गई है। किस वजह से? फॉल ऑफ डेंजरस केमिकल, इसमें जो अलग अलग फैक्ट्रीज के और इसका आउटलेट, जो गंदगी होती है जो पानी, उस पानी में आता है, और इस वजह से जो खतरनाक जो केमिकल्स का जो पानी में मिल जाता है, इससे पॉइजनस हो गई है। फिशेस हैव डाइड इन द रिवर, नदी में जो है मछलियां मर चुकी हैं, मर रही हैं। बर्ड डाइड ड्रिंकिंग द वाटर, और जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो भी ये पानी पी के मर जाते हैं। फार्मर्स यूज एक्सेसिव केमिकल फॉर इरिगेशन,
इसी तरह से आजकल किसान जो है वो भी बहुत ज्यादा केमिकल्स का, रसायनों का यूज करने लगे हैं इरिगेशन के लिए, अपने उत्पादकता बढ़ाने के लिए। दिस हैज इल अफेक्टेड द क्रॉप्स, और इससे क्रॉप्स पे जो है, जो वो उगाते हैं उस पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। पीपल कंज्यूमिंग द क्रॉप्स आर फेसिंग मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जो लोग ये क्रॉप्स खाते हैं, जो हम दाल अनाज खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जिसके ऊपर इतना सारा केमिकल्स छिड़का जाता है, तो उससे हमारी सेहत पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से केमिकल्स का यूज हमें बहुत ही भारी पड़ रहा है, हर तरीके से हमको भी, और जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी। अब देखिए ट्रांसलेशन पार्ट है हमारा लास्ट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे कुछ हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, भारत में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया। देखिए अब वर्ड टू वर्ड, अनेक प्रकार यानी कि वेरियस टाइप्स, ठीक है ना। आप जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले भारत लिखा है तो हम इंडिया पहले लिखे, फिर अनेक प्रकार लिखा है तो वेरियस टाइप्स लिखे, तो जो है चेंज हो जाता है उसका फॉर्मेट। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स, अनेक प्रकार के पक्षी, ये पहले आगे वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। फिर है वे विभिन्न रंग और आकार के होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। इसमें जो मेन जो वर्ड्स है उसका आपको आना ही चाहिए। विभिन्न का क्या होगा? डिफरेंट। रंग का क्या होगा? कलर्स। और इस तरह से आकार का क्या होगा? शेप्स। तो ये वर्ड्स की वर्ड्स हो गए। इसके बाद आपको एक सेंटेंस में उसको पिरोना आना चाहिए। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। उनमें से कुछ देखने में बहुत सुंदर होते हैं, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ यानी कि सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। नेक्स्ट है मोर, उनमें से एक है, तो इसका पीकॉक इज वन ऑफ देम। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सिंपल है, इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए एक एक्टिविटी दी गई है आपको बुक में, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ 4 बर्ड्स यू लाइक मोस्ट एंड पेस्ट देम। तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर से या कहीं भी जो है आपको जहां भी इस तरह के बर्ड्स के पिक्चर्स मिलते हैं उसको आप काट के अपनी कॉपी में लगा सकते हैं, बना भी सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो दैट विल बी वेरी नाइस। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 बर्ड्स की पिक्चर लगाई। यहाँ पे है पैरेट, दिस इज अ पैरेट, दिस इज स्पैरो, गौरैया जिसको बोलते हैं। और इसी तरह से देखिए डक है, पिजन है ना। ये आपने बर्ड्स कभी ना कभी देखी होंगी। डक अगर कभी आप जो है पानी वाली जगह पे गए होंगे तो डक्स भी दिखती है वहां पे। और पिजन, स्पैरोज, पैरेट्स तो आपको अपने आसपास बहुत सारे दिखते ही होंगे। तो बच्चों आज का जो सेशन है हमारा ये फिनिश होता है। हमने आज कई सारी बातें सीखी। विद और विदाउट का यूज कहाँ करते हैं, दे आर प्रेपोजिशन। साथ में चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइज हमने देखी है। ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से करना है। तो ये सारी बातें जो है इसको आप फिर से देखिए, वीडियो आप फिर से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब हम अपना ये सेशन ये फिनिश करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल मीट विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर हेल्थ। थैंक यू।